वंदे मातरम। आज हम लोग कक्षा 7 का पादपों में पोषण की जो पाठ है उसकी समीक्षा करेंगे। जैसा कि सूर्य सभी सजीव प्राणियों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। अगला कि हरे पौधे में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों में हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन जो सभी सजीव प्राणियों के जीवन की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाती है। अगला, कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना होता है। मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप से परिवर्तित कर देते हैं, इसे मृदा में छोड़ देते हैं। कीटों के भक्षण करने वाले पौधों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास और पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे भोजन के मुख्य घटक होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन के संगठक आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम पोषक कहते हैं। अब अभ्यास का प्रश्न देखेंगे कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों, जीवों को खाद्य की आवश्यकता इसलिए होती है, जीवों को खाद्य को निम्न कारण से होते हैं। पहला, काम करने के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए और कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है। अब हम परजीवी और मृतजीवी में अंतर देखेंगे। जो परजीवी हैं ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, और जो मृतजीवी होते हैं अपना पोषण मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से लेते हैं। दूसरा अंतर कि जो परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं, और जो मृतजीवी होता है ये मृत और सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं। तो ये था परजीवी और मृतजीवी में अंतर। अब आप पत्ती में मंड ये स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पत्तियों में आयोडीन विलयन की बूंद गिराएंगे और इससे हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब हम आयोडीन की विलयन मंड के संपर्क में लाते हैं तो गहरा नीले रंग का हो जाता है। ठीक है। प्रश्न 4, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पहला है कि पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही संपन्न होता है। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। ठीक है। अब है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। तो ये आपको चित्र 1.2 पादप के मूल स्रोत में मिल जाएगा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तो इसका आंसर है स्वपोषी। दूसरा है कि पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडारण के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मंड के रूप में। और गा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस प्रोडक्ट द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। फिर है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं और डैश का उत्पादन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा जो ऑक्सीजन है उसका निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या है। तो वो है अमरबेल। फिर एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे घटपर्णी कहते हैं। अगला कि वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहेंगे, पर्णरंध्र कहेंगे। अब सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है कि अमरबेल उदाहरण है किसी का, तो इसमें से स्वपोषिका, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अमरबेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है। अगला है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है।
अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब। तो बच्चों इसका सही आंसर है घटपर्णी पिचा पादप। ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान करना है। जैसे क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु और कीटभक्षी। तो इसका पहले वाले का आंसर होगा चौथा। पहले वाले का आंसर होगा चौथा, यानी क्लोरोफिल का होगा पत्ती। यहाँ पे पत्ती दिया है, पत्ती होगा, पत्ती। दूसरे का खा का नाइट्रोजन का होगा जीवाणु। फिर अमरबेल का होगा वी यानी परजीवी। फिर जंतु का क्या होगा दूसरा, परपोषी जंतु। और कीटभक्षी का क्या होगा तीसरा, घटपर्णी। तो इस तरह आपका ये मिलान हुआ। निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन गलत है। क्या है, गलत है। तो यह गलत है, यानी असत्य है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। तो ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम यानी स्वपोषी कहते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहा है मृतजीवी कहते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है। अगला कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। यानी प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोटीन नहीं है। तो ये सही है। प्रकाश संश्लेषण में जो हमें घटक मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और मंड और स्टार्च जो है मिलता है। तो ये असत्य है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये भी कथन सत्य है, यानी पहले दो गलत है और ये दो सही है। ठीक है। अब सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है? नंबर 1 मूल रोम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, या पर्णशिरा के द्वारा, या बाह्य दल के द्वारा। तो रंध्र के द्वारा। पत्तियों में रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करते हैं, लेते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो क्या है? जड़ है, जड़ लिखा है बच्चों यहाँ, लेकिन ये जड़ होगा। जड़, तना, ठीक है, पुष्प या पत्ती। तो सही आंसर होगा पत्तियों के द्वारा। ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। अब हम पार्ट 2 का देखेंगे, अध्याय समीक्षा, कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला कि मानव पाचन के मुख्य चरण डैश 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 हैं। तो इसका पहला आंसर होगा बच्चों कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका नाम है यकृत। फिर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एवं का स्राव होता है जो भोजन की प्रक्रिया करते हैं। तो इसका आंसर होगा आमाशयी। फिर घाव की क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा दीर्घ रोम। फिर चाहे कि अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है। तो इसका आंसर होगा रसधानी। यहाँ पे जो लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे रसधानी, रसधानी। ठीक है। फिर सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। पहला कि मंड का पाचन अमाशय से शुरू होता है। तो क्या ये कथन सही है? तो ये जो कथन है ये असत्य है बच्चों। ठीक है। फिर जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में, लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सही करती है। तो लाला यानी लार ग्रंथि। तो बिल्कुल सही है, ये वाला कथन सही है। पहला गलत, दूसरा सही। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। ठीक है। तो ये कथन आपका सत्य है। फिर घाय रूमिनेंट निकली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। ठीक है। रूमिनेंट ऐसे जानवर होते हैं जो जैसे गाय, भैंस, बैल, ये जो खाना खाते हैं, मतलब चारा खाते हैं, चारा खाने के बाद
फिर से ये अपने चारे को फिर से मुंह में ला के उसको बार बार मुंह को डुलाते रहते, जुगाली करते रहते हैं। इसी को रूमिनेंट निगली कहते हैं। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। निम्न में से सही विकल्प पर टिक लगाइए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है उसे क्या कहेंगे? ए अमाशय, दो मुख, तीसरा और चौथा बृहदांत। तो इसका सही आंसर होगा आपका तीसरा। ठीक है, फिर जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है उसे क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है चौथा, बृहदांत्र। ठीक है, कॉलम ए में दिए गए कथनों को मिलान कॉलम बी से कीजिए। जैसे खाद्य घटक, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो पाचन के उत्पाद शर्करा अम्ल है ना, ग्लिसरॉल, शर्करा और अमीनो अम्ल। तो इसका पहले वाले का उत्तर होगा खाद्य घटक, जो उसका हम यहाँ मिलाएंगे पाचन के उत्पाद, यानी खाद्य घटक जो है वो पाचन के उत्पाद। फिर कार्बोहाइड्रेट का शर्करा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का शर्करा के साथ ये पाचन के उत्पाद। फिर प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल, प्रोटीन का अमीनो अम्ल। और वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ये इसका सही आंसर होगा। दीर्घरोम क्या है? ठीक है, और वो कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य? तो जो क्षुद्रांत होती है, छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत जिसे कहते हैं, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्षुद्रांत या छोटी आंत की भीतरी दीवार पर हजारों उंगली जैसी रचनाएं उभरी होती है, इन्हीं को दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, और ये इनके कहाँ पाए जाते हैं? दीर्घरोम क्षुद्रांत में पाई जाती है। पित्त कहाँ निर्मित होता है और भोजन के किस घटक के? पित्त कहाँ निर्मित होता है, ये भोजन के किस घटक के पाचन में मदद करता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, और ये जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है और भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। प्रश्न 7 है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव के द्वारा नहीं। ठीक है, और इसका कारण दीजिए। तो इसका है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकते, यानी सिर्फ रूमिनेंट कर सकते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं, मवेशी। और इसके कारण है कि सेलुलोज एक ऐसा विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका पाचन रूमिनेंट ही कर सकते हैं। और जो रूमिनेंट होते हैं उनमें उनकी जो क्षुद्रांत है, यानी बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में थैलीनुमा एक संरचना होती है जहाँ भोजन सेलुलोज का पाचन होता है, और वहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा इसका पाचन किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है जिसे पाचित करना बहुत ही आसान होता है। ये तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही वजह है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। अब आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं होती है? जैसे पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। फिर भोजन को चबाना मुंह से शुरू करते हैं हम। जीवाणु नष्ट करना आमाशय में पहुंचकर। फिर भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में हो जाता है। और मल का निर्माण कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, यानी बृहदांत में। फिर मानव और अमीबा के पोषण को कोई एक समानता और एक अंतर बताइए। यानी जो मनुष्य है और अमीबा है उनके जो खाने लेने पोषण करने की तरीका है और अंतर क्या है? तो पहला समानता ये है कि दोनों विषम पोषण है, यानी ये दोनों में से सभी क्रियाएं जिनमें खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। और इनकी जो भोजन करने की जो क्रिया है वो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन है। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या है कि मनुष्य अमीबा में अंतर यह है कि पाचन की क्रिया बहुत ही सरल है जबकि मनुष्य में बहुत जटिल होती है। ठीक है, अब प्राणी अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, और कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं जबकि कुछ अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। जो पौधे खाते हैं, कुछ जंतु पौधे और कुछ जंतु दोनों को खाते हैं। ठीक है, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो हमें पोषण की ज़रूरत होती है या खाद्य की ज़रूरत होती है, खाने की।
पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल लेता है। आहार नाल और संबंधित ग्रंथियों को मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया किस प्रकार होती है? तो हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतरण ग्रहण करते हैं और इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार नाल का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? और भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गूदा तक जाता है। हमारी जो आहार नाल है वो कितने भागों में बटी है? तो हमारी आहार नाल 6 भागों में बटी है। पहला मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नलिकाया, फिर द्वियमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बृहदांत्र, बड़ी आंत, मलाशय से छोटी होती हुई और मल द्वार अथवा गूदा तक। ठीक है। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? भोजन को अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार के शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम जीभ का उपयोग किन किन तरह से करते हैं? तो बच्चों, हम जीभ को बोलने के लिए, है ना, इसके अतिरिक्त लार को मिलाने में ये काम करती है। कोई चीज़ निगलने में जीभ के द्वारा हम स्वाद लेते हैं, जीभ के द्वारा हम स्वाद कालिकाएँ पहचानते हैं। ये जीभ के उपयोग है। जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपको खांसी या हिचकी का अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों वजह होती है? तो कभी कभी जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो हमें हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। उसका ये रीज़न है कि कणों के श्वास नली में प्रवेश करने का वेग क्या वजह हो सकती है। आमाशय के आंतरिक स्तर सतह से क्या क्या स्रावित होता है? तो आमाशय के आंतरिक स्तर सतह से श्लेष्म मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रस स्रावित होता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को क्या प्रदान करता है? तो जो श्लेष्मा है वो आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल अनेक ऐसे कौन से जीवाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे भोजन के साथ वहाँ तक चले जाते हैं? तो अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के द्वारा हमारे शरीर तक पहुँचते हैं। साथ ही साथ ये माध्यम को अम्लीय भी बनाता है और पाचक रस, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत कितने मीटर की कुंडलित नली है बच्चों? तो क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी की कुंडलित नली है और ये यकृत अग्नाशय के स्राव से मिलती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में कुछ रस भी निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यकृत किस रंग की ग्रंथि है? तो यकृत गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है, लाल भूरे गहरे रंग की, जो उदर वेप द्वारा ऊपरी भाग में दाहिनी और दक्षिण भाग में उपस्थित होती है और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्तरस किसे कहते हैं? ये पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है, इसे पित्तरस कहते हैं। पित्तरस वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्न्याशय किस रंग की बड़ी ग्रंथि है और किसके नीचे होती है? तो अग्न्याशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। अग्न्याशिक रस किन तत्वों पर क्रिया करते हैं, उनको किन रूपों में परिवर्तित करते हैं? तो अग्न्याशिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करते हैं और उनको उन वेब सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आंशिक रूप से बचा हुआ भोजन किस भाग में जाता है और आंत्र रस पाचन क्रिया को क्या कर देता है? आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में जाता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? तो भोजन निकलते समय एक मांसल रचना वाल्व काम करती है जो श्वास नली को ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश कभी कभी होता है कि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन या अनिचकी का अनुभव होता है। तो बच्चों, हमने 2 चैप्टर का रिवीजन किया, उसकी प्रैक्टिस करना